नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास दौलत और खून पार्ट 4। वासन कमरे के भीतर आकर रुक गया था, जिसकी वजह से बालिया भी चौखट पर ही ठिठक गया था। उसे आगे बढ़ता न पाकर वासन ने हाथ बढ़ाकर उसके पीछे दरवाज़ा बंद करने का उपक्रम किया। तब बालिया को कमरे में कदम रखना पड़ा। क्या सेवा है मेरे लिए? बालैया तनिक उखड़े स्वर में बोला। वासन ने उत्तर न दिया। उत्कंठा से उसका दम घुटा जा रहा था और साफ मालूम हो रहा था कि वह अपनी जुबान चलाने में दिक्कत महसूस कर रहा था। उसने दरवाज़ा बंद किया। फिर जब वह वापस घूमा तो लड़खड़ा गया और उसे बालैया के कंधे का सहारा लेना पड़ा। बालैया, वासन घुटे स्वर में बोला, यहाँ रिवॉल्वरों वाली नकाबपोश मौजूद हैं, भगवान के लिए कुछ न करना। बालैया बुरी तरह चौंका। उसका हाथ फौरन अपनी बेल्ट के साथ लगे होल्स्टर की तरफ बढ़ा, लेकिन वासन के उसके कंधे पर ढेर हुए होने की वजह से हाथ होल्स्टर में रखी रिवॉल्वर तक न पहुंच सका। उसने वासन को परे झटकने की कोशिश की तो वासन और ज़्यादा उससे लिपट गया और बोला, बालैया प्लीज़ डोंट। विमल फर्श पर से सीधा हुआ और मेज की ओट में घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी रिवॉल्वर बालैया की तरफ तान दी। बालैया के नेत्र फट पड़े। एक गनमैन तुम्हारे पीछे भी है मिस्टर बालैया, विमल मीठे स्वर में बोला। बालैया ने गर्दन घुमाकर अपने पीछे झांका। अब्राहम के चट्टान की तरह स्थिर हाथ में थमी रिवॉल्वर की नाल को उसने एक खतरनाक आंख की तरह अपनी तरफ झांकते पाया। यह क्या है? बालैया हकलाया। विमल मुस्कुराया। वासन साहब, सर, आप अलग हो जाइए। वासन ने तत्काल आदेश का पालन किया। मन मन के कदम रखते हुए वह बालैया से परे हटा। बालैया, वह प्रलाप सा करता हुआ कह रहा था, डोंट डू एनीथिंग। यहाँ खून खराबा नहीं होना चाहिए। ये लोग पैसे की फिराक में हैं। उसे लुट जाने दो, वरना हम सब लोग मारे जाएंगे। बालैया, आर यू लिसनिंग टू मी? बालैया, फॉर गॉड सेक डोंट डोंट। बालैया खामोश था। उसकी आंखों की पुतलियां मशीन की तरह चारों तरफ फिर रही थी। उसका हाथ रिवॉल्वर की मुठ से केवल 2 इंच पर ही ठिठका हुआ था और किसी भी क्षण रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग शुरू कर देने को तत्पर मालूम होता था। वीरप्पा ने फिर अपना शीशा इस्तेमाल किया और परले कमरे में झांका। एकाध निगाह इधर उठने लगी है, वह बोला। जल्दी ही लोग सोचने लगेंगे कि बालैया दूसरे कमरे में यूं खड़ा क्या कर रहा था। परले कमरे में से बालैया और वासन को बाखूबी देखा जा सकता था। मिस्टर बालैया, विमल बोला, एक कदम पीछे हटिए, नीचे झुकिए और फिर औंधे मुंह फर्श पर लेट जाइए। बालैया ने आदेश के पालन का कोई उपक्रम न किया। म्यूजिक के शोर में गोली चलने की आवाज़ नहीं सुनाई देने वाली। विमल चेतावनी भरे स्वर में बोला, मैं आपके दोनों घुटने फोड़ दूंगा, फिर आप अपने आप ही औंधे मुंह फर्श पर पड़े होंगे। तुम ऐसा? मेरे पास बहस के लिए वक्त नहीं है। लेटो, नहीं तो गोली। फैसला फौरन। बालैया, स्वयं को संतुलित करने के लिए अपनी मेज के एक किनारे का सहारा लेता हुआ वासन आतंकित स्वर में बोला, कहना मानो, वरना खामखा जान से हाथ धो बैठोगे। हम सब खामखा जान से हाथ धो बैठेंगे। तुम बच नहीं सकते, बालैया कहर भरे स्वर में बोला। देखेंगे, विमल बोला। तुम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में ही पकड़े जाओगे। वी विल सी। नाउ। बालैया एक कदम पीछे हटा, फिर वह धीरे से नीचे झुका और छाती के बल फर्श पर लेट गया। वीरप्पा फर्श पर रेंगता हुआ उसके करीब पहुंचा और उसने उसकी रिवॉल्वर अपने अधिकार में कर ली। विमल ने रिसीवर फिर उठा लिया और उसे कान से लगाया। हेलो, वह धीरे से बोला। अरे कौन हो? दूसरी ओर से बाबू का झुंझलाया स्वर सुनाई दिया। बोलते क्यों नहीं हो? मैं इतनी देर से होल्ड किए हुए हूँ। किसने बात करनी है मेरे से? बाबू, विमल संतुलित स्वर में बोला, मैं जो कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। तुम्हारा बॉस बालैया इस वक्त यहाँ औंधे मुंह फर्श पर लेटा पड़ा है और 3 रिवॉल्वरें, जिनमें से एक खुद उसकी अपनी है, उसकी तरफ तनी हुई हैं। अगर तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो यहाँ मौजूद गनमैन पहले बालैया को गोलियों से भून डालेंगे और फिर बीच के शीशे के सामने प्रकट होकर शीशे में से ही तुम्हें शूट कर देंगे। मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बाबू सशंक स्वर में बोला। तुम्हें वासन साहब दिखाई दे रहे हैं?
तुम उनकी तरफ देखो, वे अभी गर्दन हिलाकर इस बात की हामी भरेंगे कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ 100% सच कह रहा हूँ। वासन साहब, जरा सहमति में गर्दन हिलाइए। फौरन बड़े मशीनी अंदाज से वासन की गर्दन ऊपर नीचे हिली। देखा? विमल बोला। हाँ, बाबू बोला। समझ में आया कि तुम्हारे बॉस बालैया की, वासन साहब की जान खतरे में है। हाँ, और तुम लोगों की भी। वह खामोश रहा। अब तुम वासन साहब की तरफ मुंह कर लो और अपना खाली हाथ अपने सिर के ऊपर रख लो। रख लिया है, वीरप्पन ने अपनी शीशे में से झांकते हुए बताया। तब विमल उठकर सीधा हुआ। वासन उसके एकदम सामने था। आप बाएं हो जाएं, वह बोला। मेज का सहारा छोड़े बिना वासन उसके सामने से बाएं सरक गया। उसके सामने से हटते ही विमल को शीशे के पार का नज़ारा साफ दिखाई देने लगा। तब तक परले कमरे में मौजूद लोगों को एहसास हो चुका था कि वहाँ कुछ असाधारण घटित हो रहा था। सबकी सशंक निगाहें अपने आप ही शीशे की तरफ उठ गई थी। सोफे पर ऊँघता बैठा दूसरा गार्ड नागेश भी अब सचेत हो गया था। फिर एकाएक नागेश अपने स्थान से उठा और अपने जोड़ीदार बाबू की तरफ बढ़ा। चारों कलर बुद्ध बने अपनी सीटों पर बैठे थे, लेकिन अब उनमें से कोई नोट गिनने का अपना काम नहीं कर रहा था। सब अपलक बाबू को देख रहे थे। फिर एक साथ सबकी निगाह शीशे के पार एकाएक उठ खड़े हुए विमल पर पड़ी। बाबू, विमल बोला। उसके स्वर में कोड़े जैसी फटकार थी। अपने जोड़ीदार से कहो कि वह जहाँ है वहीं रुक जाए। नागेश, उसे एयरपीस में से बाबू की आवाज़ सुनाई दी। जहाँ है वहीं रुक जा, हमारी तरफ रिवॉल्वरें तनी हुई हैं। उसे कहो कि वह अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखे। वो कह रहे हैं कि अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रख ले। उसे कहो कि वह बाएं घूमे। वो बाएं घूमने को कह रहे हैं। अब उसे कहो कि वह यूं पीछे हटे कि उसकी पीठ दरवाजे के साथ जा लगे, करीब वाले दरवाजे के साथ। वो कह रहे हैं कि पीछे हटते हुए अपनी पीठ दरवाजे के साथ लगा ले। चारों क्लर्कों को कहो कि वे जाकर नागेश द्वारा खाली किए सोफे पर बैठ जाएं। आप सब लोग जाकर सोफे पर बैठ जाइए। चारों क्लर्क सोफे की तरफ बढ़े। एकाएक चारों में से एक युवक क्लर्क परले दरवाजे की तरफ भागा। वीरप्पा ने वासन के कमरे वाला दरवाजा खोला और बाहर भागा। युवा क्लर्क परला दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। एकाएक जैसे सबको सांप सूख गया। म्यूजिक की आवाज़ जब वहाँ नगाड़े की चोट की तरह गूंजती मालूम होने लगी। फिर परला दरवाजा दोबारा खुला और युवा क्लर्क लड़खड़ाता सा यूं भीतर आया जैसे उसे पीछे से किसी ने धक्का दिया हो। उसके पीछे पीछे ही वीरप्पा भीतर दाखिल हुआ। युवा क्लर्क ने एक सहमी सी निगाह वीरप्पा पर डाली और फिर तत्काल सोफे की तरफ बढ़ा। वह सोफे पर ढेर हुआ तो तब तक सोफे के करीब जा खड़े तीनों क्लर्क भी हड़बड़ा कर उस पर बैठ गए। वीरप्पा ने परला दरवाजा भीतर से बंद किया और वापस वासन वाले कमरे में आ गया। वातावरण तब तक ब्लेड की धार जैसा पैना हो उठा था और हर कोई किसी अनहोनी से आतंकित था। वातावरण में कर्णभेदी पॉप म्यूजिक की स्वर लहरियां बदस्तूर गूंज रही थी। फिर विमल ने अब्राहम को इशारा किया। उसने बीच का दरवाजा खोला और परले कमरे में कदम रखा। कमरे की खिड़कियों वाली साइड में चलता हुआ वह परले सिरे पर पहुंच गया। आप भी, विमल वासन से बोला। दूसरे कमरे में जाइए और नागेश के करीब दीवार से लगकर खड़े हो जाइए। वासन भारी कदमों से चलता हुआ परले कमरे में निर्देशित स्थान पर पहुंच गया। अब आप, विमल फर्श पर औंधे पड़े बालैया से बोला। उठकर खड़े हो जाइए। बालैया उठा। उसका चेहरा गंभीर था और आंखों में अपमान और बेबसी की पीड़ा थी। आप भी दूसरे कमरे में पहुंचिए, विमल बोला, और जाकर नागेश के हमारी ओर वाले पहलू में से लगकर खड़े हो जाइए। बालैया परले कमरे की तरफ बढ़ा तो वीरप्पा उसके पीछे पीछे चलने लगा। परले कमरे में पहुंचकर उसने बड़ी सफाई से नागेश के होल्स्टर में से उसकी रिवॉल्वर निकालकर अपने अधिकार में ले ली। फोन रख दो, विमल माउथपीस में बोला। साथ ही उसने रिसीवर मेज पर रख दिया। बाबू ने अपना रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। उसके ऐसा करने पर भी लाइन हेल्ड अप ही रहनी थी। वह तब तक नहीं कर सकती थी जब तक कि विमल वासन वाला रिसीवर वापस क्रेडल पर ना रखता, जो कि उसने नहीं रखा था। फिर विमल और वीरप्पा भी परले कमरे में पहुंच गए। बाबू, विमल बोला, तुम परले दरवाजे के पास पहुंचो और उसके साथ पीठ लगाकर खड़े हो जाओ।
बाबू ने आग्नेय नेत्रों से उसकी तरफ देखा। चलो जल्दी, विमल उसकी तरफ अपनी रिवॉल्वर लहराता हुआ बोला। बाबू दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसकी रिवॉल्वर काबू में करो, विमल वीरप्पा से बोला। वीरप्पा सहमति से सिर हिलाता हुआ आगे बढ़ा। बाबू तब तक दरवाजे के साथ पीठ लगाकर खड़ा हो चुका था। वीरप्पा उसके करीब पहुंचा तो बाबू ने एकाएक अपने हाथ नीचे गिरा दिए। खबरदार, वीरप्पा आतंकित स्वर में चिल्लाया। बाबू के हाथ जैसे रास्ते में ही फ्रीज हो गए। घूम, वीरप्पा बोला। मैं पीठ में गोली खाने वाला नहीं, बाबू कहर भरे स्वर में बोला। अमाले ओतवने, गोली मारनी है तो छाती में मार। अगर तू नहीं घूमा तो मैं यही करूँगा। तो कर ना, करता क्यों नहीं? वीरप्पा, विमल चेतावनी भरे स्वर में बोला। लेकिन वीरप्पा ने उसकी चेतावनी की तरफ ध्यान न दिया। उसने अपने दाएं हाथ में थमी रिवॉल्वर बाएं हाथ में स्थानांतरित की और अपने दाएं हाथ के घूंसे का एक वज्र प्रहार बाबू के पेट में किया। बाबू के मुंह से यूं सिसकारी निकली जैसे गैस भरे गुब्बारे का मुंह खुल गया हो। उसका शरीर दोहरा हुआ तो वीरप्पा ने एक घूंसा उसकी गर्दन पर रसीद किया। बाबू के घुटने मुड़ गए और वह दरवाजे के साथ साथ नीचे सरकता हुआ बैठी हुई स्थिति में पहुंच गया। वीरप्पा ने अपने पांव की एक ठोकर उसकी पसलियों में जमाई। बाबू का शरीर गेंद की तरह एक तरफ को उछला। उस क्षण वीरप्पा ने नीचे झुककर उसके रिवॉल्वर होल्स्टर में से खींच ली। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, बालैया दांत पीसते हुए बोला। तुम्हारी तलाश में मेरी सारी उम्र क्यों न लग जाए, अगर बची तो। वीरप्पा उसकी तरफ देखता हुआ बोला। तो सारी उम्र ही लगेगी हरामजादे। अपनी उम्र के सिरे पर जल्दी पहुंचना चाहता है तो अपने इस गार्ड की तरह हुक्म अदूली करके दिखा। बालैया खामोश रहा। अब बोल, बोलता क्यों नहीं? कुछ कर, करता क्यों नहीं? बालैया ने अपने सूखे होठों पर जुबान फेरी। उस घड़ी जैसे वीरप्पा ने सारे ऑपरेशन की कमान फिर अपने हाथों में ले ली। वह सोफे के करीब पहुंचा। जो युवा कलर कमरे से बाहर भागा था उसने उसे गिरहबान पकड़कर सोफे से उठाकर खड़ा कर दिया। कलर थर थर कांपता हुआ उठा। क्या नाम है तेरा? वीरप्पा बड़ी हिंसक स्वर में बोला। थॉमस, थॉमस, युवक हकलाया। तू एक बार हुक्म अदूली कर चुका है, उसकी तुझे कोई सजा नहीं मिली। दोबारा हुक्म अदूली करेगा? थॉमस ने जल्दी से इनकार में सिर हिलाया। करेगा तो जानता है क्या होगा? जानता हूँ, जानता हूँ, वह बोला। तुम जो कहोगे मैं करूँगा, मेरे पर एहसान के तौर पर नहीं हरामजादे। वीरप्पा उसकी नाक पर एक घूंसा जमाता हुआ बोला। अपनी जान की सलामती के लिए करेगा। घूंसे की चोट से थॉमस का सिर गेंद की तरह उछला। तुरंत उसके नथुने में से खून की एक पतली सी लकीर फूट निकली। उसका एक हाथ स्वयं अपनी नाक पर जाकर पड़ा। हाथ वहां से अलग हुआ तो उसने उंगलियां खून से सनी पाई। वह आतंकित भाव से कभी खून से सनी उंगलियों को तो कभी अपने आक्रमणकारी के हिंसक चेहरे को देखने लगा। तभी उसकी नाक से खून की एक बूंद उसकी उजली कमीज पर टपकी। खून के नज़ारे ने हर किसी पर बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला। अपने खाली हाथ से थॉमस ने जेब से रुमाल निकाला। वीरप्पा ने रुमाल उसके हाथ से झपट लिया और उसे एक ओर फेंक दिया। खून नहीं पहुंचना, वीरप्पा गुर्राया। लेकिन खून नहीं पहुंचना, समझा? थॉमस ने बड़े भयभीत भाव से फौरन सहमति में सिर हिलाया। तो मिसाल है अपने संगी साथियों के लिए, और जब तक हम यहाँ हैं मिसाल ही बनकर रहना। थॉमस खामोश रहा। वीरप्पा ने अब्राहम को संकेत किया। अब्राहम ने उसका संकेत समझकर सहमति में सिर हिलाया। अब उस पर सबको कवर करके रखने की जिम्मेदारी थी। वीरप्पा पहले कमरे में पहुंचा जहां की उसका एयरबैग पड़ा था। एयरबैग में से उसने गांव तकिए के गिलाफ जैसे 3 थैले निकाले और वापस बड़े कमरे में लौटा। फिर विमल और वीरप्पा ने मिलकर नोटों को उन थैलों में ठूसना आरंभ कर दिया। सारे नोट उन तीनों थैलों में समा गए। उन्होंने उनकी डोरियां खींचकर उनके मुंह बंद किए तो वे गांव तक के ही लगने लगे। तीनों थैलों को उन्होंने वासन वाले कमरे के दरवाजे के करीब सरका दिया। वीरप्पा ने घड़ी देखी और फिर बड़े संतुष्टिपूर्ण भाव से सिर हिलाया। सब कुछ कार्यक्रम के मुताबिक हो रहा था। फिर एयरबैग में से उसने नायलॉन की पतली लंबी डोरी निकाली। उस डोरी की सहायता से उसने चारों क्लर्कों की, दोनों गार्डों की और वासन की मुश्कें कस दी। एयरबैग में से जो आखिरी आइटम उसने निकाली वे 3 सफ़ेद वर्दियां थीं। वे वर्दियां उस प्रकार की थी
जैसी अस्पताल के अर्दली पहनते थे। उसने 2 वर्दियां विमल और अब्राहम को थमा दी और एक स्वयं ले ली। तीनों ने अपने पहने हुए कपड़ों पर ही वे वर्दियां पहन ली। वीरप्पा बालिया के पास पहुंचा। बालैया, वह कठोर स्वर में बोला, अब तूने एक काम करना है जिसको ठीक से अंजाम देने पर ही यहाँ मौजूद बाकी लोगों की जिंदगी का दारोमदार है। जहन्नुम में जाओ, बालैया दांत पीसता हुआ बोला। वो तो तू जाएगा और तेरे पीछे पीछे तेरे ये 2 गार्ड और चारों क्लर्क भी जाएंगे और ये अफसर साहब भी जाएंगे। पहले से भयभीत सब और भयभीत दिखाई देने लगे। अगर तू मेरा काम नहीं करेगा, वीरप्पा बोला, तो मैं तुझे शूट कर दूंगा और वही काम बाबू को करने को कहूँगा। बाबू नहीं करेगा तो मैं उसे भी शूट कर दूंगा और वही काम नागेश को करने को कहूँगा। नागेश नहीं करेगा तो यह सिलसिला यहाँ मौजूद आखिरी आदमी की मौत तक चलेगा। बालैया ने व्याकुल भाव से सब तरफ निगाह दौड़ाई। कहीं कोई मदद का जरिया नहीं था। तो मैं शुरू करूं अपना प्रोग्राम? वीरप्पा उसकी कनपट्टी से रिवॉल्वर सटाता हुआ बोला। कि काम? बालैया हकलाया। कि काम क्या है? काम मामूली है। तूने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के गेट पर फोन करके वहां तैनात गार्ड को बताना है कि वासन साहब को एकाएक दिल का दौरा पड़ गया है, जिसकी वजह से तुमने एक एम्बुलेंस मंगाई है। एम्बुलेंस गेट पर पहुंचने वाली है। तूने गार्ड को निर्देश देना है कि उस एम्बुलेंस के पहुंचते ही फौरन गेट खोल दिया जाए और उसे भीतर दाखिल हो लेने दिया जाए। ओके? बालैया ने सहमति में सिर हिलाया। हामी भरते उसका कलेजा फटा जा रहा था, लेकिन वह मजबूर था। छोड़ूंगा नहीं, वह बोला। बाद में, वीरप्पा बोला, बाद में दिखाना अपनी सूरमाई। फिलहाल फोन कर। बालैया फोन की तरफ बढ़ा। फोन? विमल धीरे से बोला। यहाँ से तब तक नहीं होगा जब तक उधर का रिसीवर नहीं रखा जाएगा। ओह, वीरप्पा बोला। वह लपक कर परले कमरे में गया और वासन के फोन का रिसीवर उसके क्रेडल पर रखाया। उसके बालैया को संकेत किया। बालैया ने क्रेडल पर से रिसीवर उठाया। और फोन तूने गेट पर ही करना है, वीरप्पा चेतावनी भरे स्वर में बोला। कहीं और नहीं। और कहाँ? बालैया बोला। तुझे मालूम है और कहाँ। यूं भोला बनकर मत दिखा, वीरप्पा बोला। और कहना भी वही है जो मैंने बताया। एक लफ्ज भी फालतू ना निकले मुंह से। बालैया की गर्दन बड़ी कठिनाई से सहमति में हिली। फोन कर। उसने फोन किया। संपर्क स्थापित होते ही उसने माउथ पीस में वो सब कुछ कह दिया जो उसे वीरप्पा ने समझाया था। फिर वीरप्पा ने खुद उसके हाथ से रिसीवर ले लिया और उसे क्रेडल पर पटक दिया। एम्बुलेंस की प्रतीक्षा आरंभ हुई। वीरप्पा बार बार घड़ी देखने लगा। अपनी मौजूदा पोजीशन से गेट से भीतर दाखिल होती या एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने पहुंची एम्बुलेंस उन्हें नहीं दिखाई दे सकती थी। जयशंकर द्वारा ड्राइव करके वहां लाई जाने वाली एम्बुलेंस की खबर उन्हें बाहर गार्ड की ड्यूटी पर मौजूद सदाशिव राव ने देनी थी, जो सीढ़ियों तक जाकर नीचे झांक सकता था। बाहर संगीत का शोर उस घड़ी अपने पूरे जलाल पर था। एकाएक स्तब्ध वातावरण में टेलीफोन की घंटी बज उठी। सब बुरी तरह से चौंके। वीरप्पा ने प्रश्न सूचक नेत्रों से विमल को देखा। रिसीवर ऑफ रखना था, विमल चिंतित भाव से बोला। तब घंटी ना बजती। अब भी क्या है? वीरप्पा बोला। बजने दो साली को। नहीं, यह नादानी होगी। क्यों? क्या पता गेट से ही फोन हो, एम्बुलेंस की बाबत। ओह, वीरप्पा ने रिसीवर उठाया। हेलो, वह सावधान स्वर में बोला। कौन? दामोदरन, आवाज आई। बालैया साहब को फोन दो। होल्ड करो। वीरप्पा ने रिसीवर के माउथ पीस पर हाथ रखा और बालैया से बोला। दामोदरन कौन है? बालैया परे देखने लगा। वीरप्पा ने जोर से रिवॉल्वर की नाल उसकी पसलियों में चुभोई और कहर भरे स्वर में बोला। दामोदरन कौन है? जल्दी से जवाब दे। गेट का चौकीदार, बालैया बोला। क्या चाहता है? मुझे क्या पता। ले, बात कर। वीरप्पा रिसीवर जबरन उसके हाथ में धकेलता हुआ बोला। लेकिन याद रखना, कोई फालतू कोई गलत बात मुंह से निकली तो भेजा खोपड़ी से निकलकर सारे कमरे में बिखरा पड़ा होगा। हेलो, बालैया माउथपीस में बोला। क्या है दामोदरन? जवाब सुनने के लिए वीरप्पा ने फोन उसके हाथ से छीन लिया। एम्बुलेंस गेट पर आ गई है साहब, वीरप्पा को सुनाई दिया। वह गेट के भीतर ले ली गई है। उसे कहो, वीरप्पा रिसीवर खुद बालैया के कान से लगाता हुआ बोला।
एम्बुलेंस को यहाँ आने दे। एम्बुलेंस को, बालैया बोला, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के दरवाजे पर आने दो। वीरप्पा ने फिर रिसीवर अपने कान से लगा लिया। ठीक है साहब, आवाज़ आई। फिर दूसरी ओर से रिसीवर रख दिया गया। वीरप्पा की जान में जान आई। इस बार उसने अपने हाथ में थमा रिसीवर क्रेडल से अलग रखा। 2 मिनट बाद एक दरवाजे पर एक पूर्व निर्धारित कोड के मुताबिक दस्तक पड़ी, जो कि यह सिद्ध करती थी सदाशिव राव आया था। वीरप्पा ने सावधानी से दरवाजा खोला। सदाशिव राव ही आया था। एम्बुलेंस आ गई, वह बोला। वीरप्पा ने विमल को संकेत किया। दोनों बाहर गलियारे में निकल आए। वहां उन्होंने अपने चेहरों पर से नकाबें उतार ली और सीढ़ियों की तरफ लपके। पीछे अब्राहम बालैया के सिर पर आ खड़ा हुआ। सदाशिव राव दरवाजे पर टिक गया। नीचे एम्बुलेंस दरवाजे के सामने तिरछी खड़ी थी। जयशंकर बाहर निकल आया हुआ था और उसका पिछला दरवाजा खोल रहा था। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से वीरप्पा ने अपने दाएं हाथ का एक अंगूठा ऊपर उठाया। शाबाश, जयशंकर खुशी से झूमता हुआ बोला। वीरप्पा ने एम्बुलेंस के पृष्ठभाग से एक स्ट्रेचर खींचकर बाहर निकाला। उसने विमल को संकेत किया। दोनों ने दोनों तरफ से स्ट्रेचर संभाल लिया और वापस इमारत में दाखिल हो गए। जयशंकर वापस एम्बुलेंस की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। स्ट्रेचर लिए विमल और वीरप्पा ऊपर पहुंचे। उन्होंने दरवाजे पर पूर्व निर्धारित ढंग से दस्तक दी। अब्राहम ने अपने हाथ में थमी रिवॉल्वर का एक भरपूर प्रहार बालैया की खोपड़ी पर किया। बालैया फर्श पर ढेर हो गया। उसकी आंखें उलट गई। बंधे पड़े लोग विस्फारित नेत्रों से सब कुछ देख रहे थे। अब्राहम ने वासन के कमरे का दरवाजा भीतर से खोला। स्ट्रेचर उठाए वीरप्पा और विमल भीतर दाखिल हुए। उन्होंने नोटों से भरे तीनों थैले स्ट्रेचर पर सजाए और उन्हें ऊपर से एक सफ़ेद चादर से ढक दिया। फिर वीरप्पा ने अब्राहम को संकेत किया। अब्राहम ने बड़े कमरे की तरफ पीठ करके अपने चेहरे पर से नकाब उतार दिया और स्ट्रेचर का एक सिरा थामा। दूसरा सिरा विमल ने थामा। दोनों स्ट्रेचर उठाए बाहर निकले। स्ट्रेचर की एक तरफ वर्दी एवं कार्बाइनधारी सदाशिवराव चलने लगा और दूसरी तरफ अपना रिवॉल्वर वाला हाथ अपने सफ़ेद कोट की जेब में छुपाए वीरप्पा चलने लगा। दोनों सीढ़ियों की तरफ लपके। आधे रास्ते में उन्हें ऊपर आता एक व्यक्ति दिखाई दिया। वे सकपकाए, लेकिन उनकी रफ्तार में कोई अंतर न आया। क्या हुआ भाई? वह व्यक्ति बोला। वासन साहब को दिल का दौरा पड़ गया है। वीरप्पा जल्दी से बोला। आप रास्ते से हट जाइए। ओह! वह व्यक्ति फौरन हड़बड़ाकर रेलिंग के साथ लग गया। वे निर्विघ्न ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए। वीरप्पा और विमल स्ट्रेचर लिए एम्बुलेंस के खुले पृष्ठभाग की तरफ बढ़े। तभी एकाएक वहां तीखी रोशनी कौंधी। सबकी निगाहें स्वयमेव रोशनी के साधन की तरफ उठ गई। तेज रफ्तार से चलती एक फिएट कार वहां पहुंची और एम्बुलेंस से थोड़ा परे आकर रुकी। रोशनी उसी कार की हेडलाइट्स की थी। विमल ने स्ट्रेचर का अपनी ओर का सिरा एम्बुलेंस के फर्श से टकराया और परे हट गया। वीरप्पा ने तुरंत स्ट्रेचर को भीतर धकेल दिया और उसका पिछला दरवाजा बंद कर दिया। कार में से एक अधेड़ व्यक्ति बाहर निकला और बड़ी अधिकारपूर्ण स्वर में बोला, यह क्या हो रहा है? एक क्षण के लिए तो जैसे सबको सांप सूंघ गया। आगंतुक के व्यक्तित्व का कुछ ऐसा रौब उन पर पड़ा कि किसी को कोई जवाब नहीं सूझा। स्ट्रेचर पर कौन है? आगंतुक ने नया सवाल किया। वासन साहब, वीरप्पा के मुंह से निकला। क्यों? क्या हुआ उन्हें? हार्ट अटैक। ओह, कब? अभी। तुम वासन को कहाँ ले जा रहे हो? अस्पताल में। कौन से अस्पताल में? सरकारी अस्पताल में। अरे, कौन से सरकारी अस्पताल में? वीरप्पा के मुंह से बोल न फूटा। अरे, तुम कौन से अस्पताल के अर्दली हो? अपने अस्पताल का नाम नहीं जानते हो? सेंट जॉर्ज अस्पताल। वीरप्पा के मुंह से निकला। तुम्हारी एम्बुलेंस पर अस्पताल का नाम क्यों नहीं लिखा? जी, वो आप कौन हैं? मेरा नाम श्रीपत है। मैं यहाँ का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। वीरप्पा के चक्के छूट गए। श्रीपत 2 कदम आगे बढ़ा और ड्राइविंग सीट पर बैठे जयशंकर के करीब पहुंचा। वीरप्पा का हाथ धीरे से अपनी रिवॉल्वर की मुठ पर सरक गया। ए, क्या नाम है तुम्हारा? श्रीपत अधिकारपूर्ण स्वर में बोला। जयशंकर। जयशंकर ने उत्तर दिया। तुम नीचे उतरो जरा। लेकिन साहब, मरीज। सुना नहीं? जयशंकर खामोश रहा। दामोदरन, एकाएक श्रीपत उच्च स्वर में बोला। इधर आओ। उस खड़ी वीरप्पा को एक ही एक्शन सूझा। उसने श्रीपत को शूट कर दिया। एम्बुलेंस को गुजर जाने देने की खातिर दामोदरन नामक गार्ड गेट खोले खड़ा था। श्रीपत की आवाज़ सुनकर वह गेट बंद करने का उपक्रम करने लगा।
तभी जयशंकर ने एम्बुलेंस स्टार्ट की और उसे पूरी रफ्तार से गेट की तरफ दौड़ा दिया। पीछे सब लोगों को एक बारगी जैसे सांप सूंघ गया। जयशंकर उन्हें मझदार में छोड़कर खुद माल समेत भागा जा रहा था। म्यूजिक के शोर में गोली की आवाज तो न गूंजी, लेकिन गेट पर बने शीशे के केबिन में मौजूद एक दूसरे गार्ड ने श्रीपत को धड़ाम से फर्श पर गिरते देखा। वह अपनी कार्बाइन संभाले केबिन से बाहर को लपका। तभी एम्बुलेंस भड़ाक से बंद होते फाटक के एक पल्ले से टकराई। गेट का फाटक उसे बंद करने का उपक्रम करते दामोदरन के हाथ से छूट गया। वह खुद एम्बुलेंस की चपेट में आने से बाल बाल बचा। कार्बाइनधारी गार्ड ने एम्बुलेंस पर गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। सदाशिव राव ने अपनी कार्बाइन सीधी की और उसका रुख दोनों गार्डों की ओर करके उसे चलाना शुरू कर दिया। वीरप्पा भी फायर करने लगा। उनकी देखा देखी विमल और अब्राहम भी गोलियां बरसाने लगे। कार्बाइन वाले गार्ड ने एम्बुलेंस का पीछा छोड़ दिया और केबिन की ओट लेकर भीतर की तरफ कार्बाइन चलाने लगा। कई गोलियां सदाशिव राव की छाती से टकराई। उसके हाथ से कार्बाइन निकल गई। उसके मुंह से एक कराबीना निकली और वह श्रीपत की लाश के करीब ढेर हो गया। एक अन्य गोली अब्राहम को आकर लगी। भागो, विमल बोला, कार की तरफ। वह कार की तरफ लपका। एक डुबकी सी मारकर वह कार की पैसेंजर सीट की तरफ से स्टीयरिंग के पीछे पहुंचा। कार की चाबियां इग्निशन में ही लटक रही थी। उसने इग्निशन ऑन किया और कार को बड़ी दक्षता से कंपाउंड में यू टर्न दिया। वीरप्पा ने चलती कार के साथ लिपट गया और उसका दरवाजा खोलकर भीतर दाखिल हुआ। विमल ने कार गेट की तरफ दौड़ा दी। वीरप्पा ने अपनी रिवॉल्वर में मौजूद आखिरी गोली कार्बाइनधारी गार्ड पर दागी। गोली गार्ड के सीने में लगी। दूसरा गार्ड दामोदरन भीतर केबिन में ही तेजी से कहीं फोन कर रहा था। एम्बुलेंस की ठोकर से पूरा खुल चुका फाटक उस घड़ी एकदम आरक्षित था। कार निर्विघ्न गेट से बाहर निकल गई। वाहेगुरु सच्चे पातशाह, विमल के मुंह से निकला। तू मेरा राखा समनी थाई। तभी पीछे स्टेडियम में चलती संगीत की आइटम समाप्त हो गई और वातावरण में गूंजता बीट म्यूजिक एकाएक बंद हो गया। एक बार स्टेडियम के इलाके से दूर निकल आने के बाद जयशंकर ने एम्बुलेंस की रफ्तार कम कर दी। हॉस्पिटल रोड के समीप उसने एम्बुलेंस को एक वीरान गली में मोड़ दिया। साथ ही उसने एम्बुलेंस की हेडलाइट्स बुझा दी। अंधेरे में एम्बुलेंस चलाता हुआ वह उसे वहां खड़ी एक स्टेशन वैगन के करीब ले आया। उसने एम्बुलेंस को एन स्टेशन वैगन के पहलू में खड़ा किया। वह स्टेशन वैगन खेल बनता या बिगड़ता, दोनों तरीकों से उसके काम आ सकती थी। खेल बिगड़ने की सूरत में अपने साथियों से अलग होकर भाग निकलने में स्टेशन वैगन सहायक सिद्ध हो सकती थी और खेल बनने की मौजूदा सूरत में उस स्टेशन वैगन के सदके वह एम्बुलेंस से पीछा छुड़ा सकता था। उसने एम्बुलेंस से उतरकर स्टेशन वैगन का पृष्ठभाग खोला। वहां लकड़ी की एक काफी बड़ी खाली पेटी पड़ी थी। उसने पेटी का ढक्कन उतारकर एक ओर रख दिया और वापस एम्बुलेंस के करीब पहुंचा। उसने उसका पिछला दरवाजा खोलकर नोटों से भरा एक थैला बाहर निकाला। वह थैला लेकर वह स्टेशन वैगन के पास पहुंचा और उसने उसके सारे नोट पेटी में डाल दिए। उसी प्रकार बाकी दो थैलों के नोट भी उसने पेटी में डाल दिए। पेटी पूरी भर गई। उसने पेटी पर उसका ढक्कन ठोका और एम्बुलेंस का पृष्ठभाग बंद कर दिया। खाली थैले उसने एम्बुलेंस में डाले और उसका पिछला दरवाजा बंद कर दिया। फिर वह स्टेशन वैगन की ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। उसने स्टेशन वैगन को गली से बाहर निकाला और साउथ बीच रोड की तरफ दौड़ा दिया। सारे ऑपरेशन से वह बेहद संतुष्ट था। जो कुछ जैसा उसने सोचा था ऐन वैसा ही हुआ था। ऑपरेशन के अंत में अगर श्रीपत के एकाएक वहां आगमन की वजह से घोटाला और खून खराबा ना भी होता, तो भी उसका बाकी लोगों को पीछे छोड़कर माल समेत भाग खड़े होने का ही इरादा था। अब पीछे गोलियां चल जाने की वजह से तो वह और भी खुश था। एम्बुलेंस के रियर व्यू मिरर में से गार्ड की गोलियों की बौछार से धराशायी होते सदाशिवराव और अब्राहम को तो उसने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। उसे पूरी उम्मीद थी कि बाकी सब जने भी वहीं एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के कंपाउंड में मरखप गए होंगे या जो एकाध जिंदा बचा होगा पकड़ा गया होगा। बहरहाल वह खुश था कि अब वह 70 लाख रुपए की मोटी रकम का अकेला मालिक था। पीछे उसके साथी अपनी निश्चित मौत से बचकर भाग भी खड़े हुए होते तो भी जयशंकर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऑपरेशन के बाद सब लोग सूर्य नारायण रोड वाले बंगले पर इकट्ठे होने वाले थे और उस बंगले के करीब भी फटकने का उसका कोई इरादा नहीं था और ना ही उसका इरादा
वीरप्पा को 30 लाख रुपए का हिस्सा देने का था। वीरप्पा की उसे जरूरत थी, इसलिए उसने उसे केवल सब्ज बाग दिखाया था, जबकि वीरप्पा के उस गुफा के पास फटकने की देर थी कि जयशंकर ने उसे शूट कर देना था। एल्फिंस्टन ब्रिज क्रॉस करके वह महाबलीपुरम की ओर जाने वाली सड़क पर मुड़ गया। एम्बेसडर कार पर वीरप्पा और विमल सूर्यनारायण रोड पहुंचे। बंगले पर मुकम्मल सन्नाटा था और वह अंधकार की गर्त में डूबा हुआ था। वे कार से निकलकर भीतर पहुंचे। वीरप्पा ने पोर्च की बत्ती जलाई। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।